So this is chapter 5. सुनो अभी तो इस पे जो है वेक्टर्स का टॉपिक में, तो जो आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत सीखा था स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो ये उसी से रिलेटेड है, बट इट विल हैव ऑफ कोर्स मोर क्वेश्चंस, मोर सम्स, ठीक है। तो चैप्टर में क्या क्या होगा कि पहली बात वेक्टर का डेफिनेशन, उससे रिलेटेड टॉपिक क्या क्या है, मतलब डेफिनेशंस वगैरह जो है वो। फिर एक बार वेक्टर्स का डेफिनेशन वो सब कंप्लीट होने के बाद में कुछ प्रॉपर्टीज, पैरेलल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जो भी रहेगा वो सब, पैरेलल वेक्टर्स वगैरह से स्टार्ट होगा। देन वी विल हैव सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो सब सेकेंड एक्सरसाइज। तो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज ज़्यादा ज्योमेट्री और वेक्टर का डेफिनेशन से रिलेटेड है। फिर सेकेंड वाला जो एक्सरसाइज है दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड वाला जो है दैट इज रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो थर्ड वाला जो है दैट इज रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट। फोर्थ वाला जो है दैट इज रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट। एंड फिफ्थ वाला जो है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये सब जो है दिस इज आवर एंटायर चैप्टर। 5 एक्सरसाइज में क्या क्या है। सो फर्स्ट वाला जो है दैट इज मोर रिलेटेड टू ज्योमेट्री। सेकेंड एक्सरसाइज जो है दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड जो है डॉट प्रोडक्ट। फोर्थ जो है क्रॉस प्रोडक्ट। और फिफ्थ जो है दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये सब है जो हम लोग ये चैप्टर में अभी करने वाले हैं कि करके। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वेक्टर होता ही क्या है। तो व्हाट इज अ वेक्टर? So a physical quantity which can be completely described by using magnitude and direction. So magnitude and direction दोनों लगेगा for its complete description. Such a physical quantity will be called a vector. ठीक है, तो magnitude भी लगेगा and direction भी लगेगा. So magnitude and direction. Okay. So such a physical quantity will be called a vector. अब वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ सेगमेंट लाइक दिस, ओके। मतलब उसको डिनोट अगर करना है, ड्रॉ करना है, तो ऐसे एक सेगमेंट रहेगा और उस पर एक एरो भी रहेगा। सो इफ आई एम सेइंग समथिंग दैट द वेक्टर ए बी बार, ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर ए बी बार, ऐसे। So in this case, A will be called the initial point, B will be called as the terminal point. Okay, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसका, okay, जो लेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं, that length will be actually the magnitude part and arrow जो दिखा रहा है वो उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो जब हम लोग इसको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करेंगे ज़्यादा, तब आपको थोड़ा और क्लियर रहेगा कि वेक्टर ए बी बार मतलब उसका डायरेक्शन कैसा है वगैरह वगैरह, ओके। ऑल दैट विल बी डन, ओके। ठीक है, सो यहाँ पे ए क्या है, दैट इज द इनिशियल पॉइंट, बी क्या है, इट इज द टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर कैसे डिनोट होगा? फ्रॉम ए टू बी, ऐसे से, ओके। सो दिस इज अबाउट रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। फिर उसके बाद में वी विल बी कमिंग टू मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज रिटन एज मॉड ऑफ ए बी बार, ऐसे। अगर हम लोग को फाइनल और इनिशियल पॉइंट ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट नहीं दिया है, फाइनल पॉइंट नहीं दिया है, सो वेक्टर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज ए बार, बी बार, ऐसे भी डिनोट करते हैं। सो ए बार क्या है, बी बार क्या है, ऐसे सब हम लोग डिनोट करते हैं, ओके। सो दिस टाइप ऑफ नोटेशन इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर नॉट गिवन। सिर्फ ए बार लिखा होगा, बी बार लिखा होगा, ऐसे, ओके। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट विल बी ऑब्वियसली मॉड ऑफ ए बार
फिर क्या होगा, दैट विल बी मॉड ऑफ बी बार। ऐसे जब हम लोग को वेक्टर बताया है इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, तो अगर हमको पता है वेक्टर ए बी बार है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ ए बी बार। पी क्यू बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ पी क्यू बार। ऐसे ओके। तो इसके बारे में सब लिख के स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारा थियरी है जो हम लोग को कंप्लीट करना है। तो एक्चुअली पुराने सिलेबस में कैसा होता था कि 10 चैप्टर वेक्टर्स, ये एक्चुअली ये डेफिनेशन और ये सब जो सिंपल पार्ट है ज्योमेट्री से रिलेटेड वगैरह, ये एक्चुअली इट वाज पुट इन द 11th स्टैंडर्ड। तो वहाँ पे ये सब वेक्टर्स का डेफिनेशन और सब हो जाता था। बट फिर अभी ये सबको यहाँ पे 12th में ही डाल दिया। तो सब थियरी वगैरह पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, थोड़ा तो एटलीस्ट करना पड़ेगा ज़रूरत के जितना। तो एक एक करके इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। सो लिखो आप पे वेक्टर करके लिखो, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। पहला तो वो देखता है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड a vector whose initial and terminal points are same, whose initial and terminal points are same, initial and terminal points are same with zero magnitude, are same with zero magnitude, with zero magnitude is called a zero vector, is called a zero vector। ओके, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा, जीरो वेक्टर होगा। उसके आगे लिखो, it is denoted as, लिखो आप, it is denoted as zero bar ओके। सो इट इज डिनोटेड एज जीरो बार। अगला लिखो यूनिट वेक्टर करके लिखो। अगला लिखो यूनिट वेक्टर। सेकेंड टाइप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, a vector whose magnitude is 1 is called a unit vector। A vector whose magnitude is 1 is called a unit vector। Okay, कलर नहीं आता ये 3 डायमेंशनल सिस्टम हो गया। ये हाँ, मतलब ये एक्स यहाँ पे रहेगा, वाई जेड रहेगा, वो ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू। बट इसको थोड़ा सा वो हम लोग के ऊपर है। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, सुना अभी से, अभी ये 3 डायमेंशनल स्पेस में, ओके, when I am saying a unit vector, so what does that mean? Okay, yes,
सो थोड़ा सा इसको ऐसे इमेजिन करके देखो, ओके। सुना भी, तो इस पे थोड़ा आप ऐसे इमेजिन करके देखो दैट दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, ओके। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट इज अ स्फीयर दैट इज केप्ट, ओके। तो आप एक स्फीयर है, तो आप ऐसे इमेजिन करके देखो वो जो स्फीयर है ओरिजिन के ऊपर प्लेस उसका सेंटर जो है, ओके। सो दिस स्फीयर इज ऑफ यूनिट रेडियस, ओके। ये जो स्फीयर है कैसा है, दिस इज ऑफ यूनिट रेडियस, ओके। तो एक स्फीयर इमेजिन करके देखो रहे, ये जो है ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स वाई जेड का, okay, so x y z etc. or there is a sphere that is placed over here, it is of unit radius. तो each and every, suppose वहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा मैंने ओरिजिन के, तो each and every ray of light that will be coming out, that will be a vector, ठीक है। आप इमेजिन करके देखो जितना भी रे ऑफ लाइट बाहर आ रहा होगा उसमें हर एक क्या होगा, दैट विल बी अ वेक्टर। बट जैसे ही वो स्फीयर को टच करता है जो यूनिट रेडियस का, तो उतना पार्ट जो रहेगा उसका, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो यूनिट वेक्टर कितना होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स, ओके। कितना सारे यूनिट वेक्टर्स होगा, देयर विल बी इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स। तो यहाँ पे एक एक स्ट्रैंड जो यहाँ पे से बाहर आ रहा होगा, ये यहाँ पे से ऐसे आ रहा है, ओके। तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल वेक्टर्स, ओके, दीज आर ऑल वेक्टर्स। बट इतना पार्ट जो उसका यहाँ से यहाँ तक जो है, दैट इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। वो क्या होगा, दैट विल बी अ यूनिट वेक्टर। उतना पार्ट का लेंथ कितना है, 1, बाकी सब उसका मल्टीपल, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में अगर आपको आगे जाना है तो आप उसी का मल्टीपल लेते जाओ, करेक्ट। तो अगर मुझे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में चाहिए जिसका लेंथ होगा से 1.5, तो आपको क्या करना है, इसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको यहाँ पे एक वेक्टर कुछ आएगा, ओके। सो देयर विल बी सम वेक्टर व्हिच विल बी ड्रॉन ओवर हियर, ओके। तो वैसे सम मल्टीपल ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, यू कैन इमेजिन अ स्फीयर which is around the origin, each of the line which is of unit length, हर एक रेडियस जो 1 यूनिट का रहेगा, वो सब जो है that will be a unit vector। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, ओके। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, हाउ डू वी डिनोट अ यूनिट वेक्टर, ओके। सो यूनिट वेक्टर्स आर डिनोटेड लाइक दिस। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट से AB बार, ओके, तो अगर हम लोग AB बार का बारे में बात करें तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी AB कैप, ऐसा है, ओके। तो AB बार के लिए उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, AB कैप, ऐसे। सो इफ आई हैव अ वेक्टर PQ बार, ऑब्वियसली दैट विल बी PQ कैप। यहाँ पे MN बार विल बी इक्वल टू MN कैप, ऐसा सब। अगर अपना वेक्टर ऐसा था, A बार था तो सिर्फ A कैप आएगा, B बार था तो सिर्फ B कैप आएगा, ऐसे। तो यूनिट वेक्टर्स को कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज बाय राइटिंग अ कैप साइन ओवर, ठीक है। तो लिखो आप, यूनिट वेक्टर्स आर डिनोटेड एज, यूनिट वेक्टर्स आर डिनोटेड एज, उसके नीचे ये लिख के रखो, यूनिट वेक्टर्स आर डिनोटेड एज, उसके नीचे ये लिखो। तो AB बार के लिए उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, AB कैप। PQ बार के लिए क्या होगा, MN बार के लिए क्या होगा, ऐसे। जीरो वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, एक सिंगल पॉइंट, जैसे ये अगर ये ओरिजिन है, सो दैट इज अ जीरो वेक्टर, ओके। एक सिंगल पॉइंट है ना, उसका मैग्नीट्यूड है ना डायरेक्शन, ऐसे। दिखाइए
अगला लिखो कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स कोइनिशियल वेक्टर्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा कोइनिशियल मतलब क्या है। कोइनिशियल वेक्टर्स मतलब इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, करेक्ट। सो वेक्टर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट और दे आर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, so they will be called co-initial vectors. So they are called co-initial vectors. Okay, so लिखो आप vectors which have the same initial point, vectors which have the same initial point vectors which have the same initial point or start from the same point. Or start from the same point are called co-initial vectors. Are called co-initial vectors. अगला लिखो co-terminal vectors. Co-terminal vectors. Obviously क्या रहेगा ये? Oh, they end at the same point as well. So initial vectors which have the same terminal points. Vectors which have the same terminal points are called co-terminal vectors. Same terminal points are called co-terminal vectors. अगला जो है that is equal vectors. Equal vectors. क्या लग रहा है? What will be equal vectors? Which have the same magnitude and direction. तो सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से इक्वल नहीं हो जाता, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए तो इक्वल हो, ठीक है। लिखो आप वेक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल वेक्टर्स विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर्स विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड equal vectors. Vectors which have the same magnitude and direction are called equal vectors. अब equal vectors से एक related point है जो हम लोगों को सम्स के बीच में याद रखना चाहिए, ठीक है। So equal vectors में कुछ एक point है जहाँ पे जो काफ़ी useful है, सम्स के बीच में काम भी आएगा। तो इफ आई ड्रॉ टू इक्वल वेक्टर्स, जरा देखते हैं अगर दो इक्वल वेक्टर्स ड्रॉ किया तो हमको क्या मिलना चाहिए। सो इफ आई ड्रॉ टू इक्वल वेक्टर्स, देखो यहाँ पे एक वेक्टर ये है ऐसे, ओके, एंड यहाँ पे एक और मैंने वेक्टर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया। सो दीज आर टू इक्वल वेक्टर्स, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब सोच के देखो, इफ दिस इज सपोज से ए बी सी डी, ओके, सो ए बी बार एंड डी सी बार ऐसा दो वेक्टर्स है। सोच के देखो अगर यहाँ पे मैं ये पैरेलल मतलब ये कंप्लीट करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, दैट इज गोइंग टू बिकम पैरेलल। So if I complete this as a quadrilateral, we will be getting a parallelogram. Automatically we will be getting a parallelogram. तो इक्वल वेक्टर्स से क्या फॉर्म होता है, पैरेललोग्राम फॉर्म। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो ये आपको सम्स के बीच में काम आएगा। सो टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is a parallelogram, okay, so it is a parallelogram. We prove opposite vectors are equal, okay, so we prove opposite vectors are equal. तो
क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम कब होगा? जो इसका ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होगा? इक्वल। तो ऑपोजिट वेक्टर मतलब लेंथ एंड डायरेक्शन दोनों साथ में प्रूव कर, ठीक है। तो दो वेक्टर इक्वल प्रूव होने का मतलब क्या है कि उनका लेंथ भी सेम था और उनका डायरेक्शन भी सेम। सो बोथ आर प्रूव साइमल्टेनियसली। सो वी कैन से देयरफॉर AB बार इक्वल टू DC बार, ऐसा प्रूव करो। और वी कैन प्रूव AD बार इक्वल टू BC बार, दैट इज ऑल्सो ओके। ओके, सो AD बार इक्वल टू BC बार। तो इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट प्रूव करके बताओ तो क्वाड्रिलेटरल अपने आप क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो अगर आपने AD बार इक्वल टू BC बार प्रूव किया तो भी ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। या AB बार इक्वल टू DC बार प्रूव करो तो भी दैट इज ऑल्सो करेक्ट। डाउट है किसी को इसमें? ये लिखो, ये पॉइंट लिख के रखो, क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं। लिखा है, चलेगा। सो दो इक्वल वेक्टर्स को ड्रॉ करने पे अपने आप क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम ही बनना है, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। ओके, सो आगे आगे कुछ भी अगर हमको प्रूव करना है, लाइक इफ आई हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? वो तो वेक्टर्स जब मैं प्रूव करता हूँ ऑपोजिट वेक्टर्स आर इक्वल, तो वो तो अपने आप प्रूव हो जाता है। वही, वो भी वेक्टर प्रूव होने पे पैरेलल प्रूव हो जाता है। ओके, एक बात तो कि एडजेसेंट साइड्स आर राइट एंगल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर ऐसे प्रूव किया तो वी कैन से दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। रोम्बस प्रूव करने के लिए भी एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ प्रूव करना काफ़ी है, बट देन वी वोंट बी प्रूविंग दैट द एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो परपेंडिकुलर। वी कैन प्रूव दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, तो भी रोम्बस प्रूव हो जाता है। फिर तो यहाँ पे ये सब के लिए अलग अलग एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है, रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, रोम्बस के लिए, वो सब आएगा सम्स के बीच में कभी, तो हम लोग उसको और एक बार डिटेल में देखेंगे। बट अभी फिलहाल इतना याद में रखो कि वहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग को प्रूव करने के लिए पैरेललोग्राम के लिए पड़ेगा। हमेशा इतना लेट कहाँ आता है? ऑफिस में क्या बोला था? जब बात करेंगे। अगला देखो आप, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सो व्हाट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर? क्या होगा नेगेटिव? मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? करेक्ट। तो लिखो आगे, वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड vectors of the same magnitude but opposite directions. Vectors of the same magnitude but opposite directions are called negative vectors of each other. Are called negative vectors of each other. So अगर मैंने वेक्टर यहाँ पे लिखा a बार, ओके, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? दैट विल बी -a बार।
बी बार का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? माइनस बी बार। सी बार का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? माइनस सी बार। ए बी बार का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? बी ए बार होगा। सो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? बी ए बार। ओके, पी क्यू बार का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? क्यू पी बार। ऐसे ओके, तो नीचे यहाँ पे लिख के रखो, हम लोगों ने जहाँ पे लिखा है कि दे यार जो भी लिखा था पॉइंट, उसके आगे ये पार्ट ऐसे लिख के रखो एकदम से कि नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। सो व्हाट ऑल आर नेगेटिव वेक्टर्स, वो लिख के रखो। अगला लिखो कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, अगला लिखो आप पे कोलिनियर वेक्टर्स। लिखो आप एक कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर क्या हो? कोलिनियर वेक्टर क्या हो? स्ट्रेट लाइन में होगा। कोलिनियर वेक्टर क्या है? स्ट्रेट लाइन पे होगा। दिशा लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन, राइट, एक ही लाइन पे रहना चाहिए। ओके, लिखो आप कोलिनियर वेक्टर का डेफिनेशन लिखो। वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम लाइन vectors which lie on the same line or parallel to the same line. Vectors which lie on the same line or parallel to the same line are called collinear vectors. Called collinear vectors. तो देखो आप क्या पढ़ा लिखा है तुमने, सिर्फ एक ही लाइन पे रहा तो कोलिनियर नहीं होगा। क्या लिखा आप? पैरेलल रहा तो भी क्या होगा? कोलिनियर होगा। सो वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम लाइन और दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर बोथ कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। करेक्ट, तो एक ही लाइन पे ड्रॉ किया तो कोलिनियर है ऑफ कोर्स, बट पैरेलल ड्रॉ किया तो भी कोलिनियर। अब ये कैसे हो सकता है? करेक्ट, तो इसको समझने के लिए लेट अस ड्रॉ दिस। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा इस तरफ सरक है क्या? तो देखो कि how can we say that if the vectors are parallel then still they will be collinear, correct? तो parallel होना और collinear होना कैसे सेम हो सकता? So if I am taking the points, but यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वाइड नहीं ले रहा हूँ पॉइंट्स। यहाँ पे this is suppose 1, जो यहाँ पे 1 लिख रहे तो that is actually 1,0, okay? तो ये 1,0 है, ये 2,0 होगा, this is 3, 4, 5, 6 and so on, okay? यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, this will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, okay?
तो ये सब पॉइंट्स है यहाँ पे जो मार्क किया। ये जो पॉइंट होगा ऑब्वियसली दिस विल बी 1,1, दिस वैल्यू विल बी 1,2, 1,3, 1,4 एंड सो ऑन ऐसे सब। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट अस ड्रॉ पॉइंट, मतलब टेक 2 पॉइंट्स 1,1 एंड 2,2। यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स को मार्क किया 1,1 एंड 2,2, तो यहाँ पे आई कैन से देयर इज अ वेक्टर AB बार। ओके, देयर इज अ वेक्टर AB बार ड्रॉन ओवर हियर। ऑब्वियसली यहाँ पे जो वेक्टर AB बार है, वी कैन फाइंड द वेक्टर AB बार। इतना तो आपको पता है कि वेक्टर कैसे फाइंड होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके, थोड़ा बहुत तो आपने वेक्टर्स में सीखा है। सो A का पॉइंट क्या था, दैट वाज 1,1, B का पॉइंट क्या था, दैट वाज 2,2। तो AB बार क्या होगा, दैट विल बी 2 - 1, 2 - 1 ऐसा होगा। So this will be 2 - 1 with I, 2 - 1 with J ऐसा होगा। So basically यहाँ पे क्या बचा, I plus J करके बचा। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज AB बार का वैल्यू। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करें, सपोज आई एम टेकिंग दिस अप टू द पॉइंट से दिस, दैट इज से 4,4। ओके, सो आई एम फाइंडिंग द वेक्टर AC बार करके कुछ फाइंड कर। ठीक है, सो ये क्या होगा, C बार माइनस A बार होगा। सो दिस विल बी 4 - 1 इंटू I प्लस 4 - 1 इंटू J ऐसे। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ I प्लस 3 टाइम्स ऑफ J। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 टाइम्स I प्लस J करके आ रहा है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AC बार दैट वी आर गेटिंग। तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऑफ कोर्स द वेक्टर्स यू कैन सी दे आर ड्रॉन ऑन द सेम लाइन। तो ये जो भी वेक्टर्स यहाँ पे लिखा है दे आर ऑल कोलिनियर, ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग ने पैरेलल वेक्टर्स को ड्रॉ किया तो क्या होगा। ओके, तो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट, सपोज ओवर हियर पॉइंट M लिया यहाँ पे और मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ओके, या मे बी इसको एक्स्ट्रा ड्रॉ करते थोड़ा सा आगे। ओके, सो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट 3,1 एंड आई एम टेकिंग द पॉइंट 6,4 ऐसा। सो 3,1, 6,4 ऐसा पॉइंट्स अगर मार्क करें तो देखते हैं वहाँ पे MN बार कैसा रहेगा। ओके, सो इफ दिस इज से पॉइंट N, ठीक है, तो यहाँ पे MN बार ये क्या होगा, 6 - 3 होगा, और वहाँ पे क्या आएगा 4 - 1 होगा। तो ये क्या आ रहा है, दिस इज 3I प्लस 3J ऐसा आएगा। सो 3 टाइम्स I प्लस J। फिर से देखो तो वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो पैरेलल रहने पे भी वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ जो कोलिनियर वाला सेटिस्फाई कर रहा था। AC बार भी क्या आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ AB बार आ रहा है। MN बार भी क्या आ रहा है, दैट इज ऑल्सो एक्चुअली कमिंग आउट टू बी 3 टाइम्स ऑफ AB बार ओनली, सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो वेक्टर्स विच आर पैरेलल आर ऑल्सो कॉल्ड कोलिनियर, बिकॉज कोलिनियर का ही प्रॉपर्टी वो भी सेटिस्फाई करता है। समझा रहा है, तो वेक्टर्स अगर पैरेलल रहा तो भी वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ऑफ कोलिनियरिटी। समझा रही, ये इतना लिख के रखो, ये ग्राफ बनाओ और ये जो लिखा हुआ है A बार B बार AB बार AC बार, उससे फाइंड किया हुआ वो लिखो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि पैरेलल एंड कोलिनियर बोथ सेटिस्फाइज द सेम प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट लिखो आगे। If two vectors are parallel or collinear, if two vectors are parallel or collinear, if two vectors are parallel or collinear, then they are scalar multiples of each other. If two vectors are parallel or collinear, then they are scalar multiples of each other. Okay, तो दो वेक्टर्स पैरेलल है या कोलिनियर है, दे विल बी स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओके, सो इफ आई राइट समथिंग लाइक A बार इज पैरेलल टू B बार, ओके,
तो दिस इज एक्चुअली डबल इम्प्लाइज, पैरेलल रहा तो स्केलर मल्टीपल होगा, स्केलर मल्टीपल रहा तो पैरेलल भी होगा. पैरेलल एंड कोलिनियर दे बोथ आर द सेम. तो a bar is parallel to b bar, then they are scalar multiples of each other. मतलब a bar इक्वल टू क्या होगा, that will be lambda b bar, ऐसा होगा. ठीक है, a bar इक्वल टू क्या होगा, that will be lambda b bar. So if the vectors are parallel, they are going to be scalar multiple of each other. Scalar multiple का मतलब समझ में आ रहा है सबको क्या? Scalar multiple मतलब स्केलर मल्टीपल मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें mn बार इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ ab बार. दिस इज अ स्केलर मल्टीपल, एक नंबर से वो मल्टीप्लाई हुआ है. करेक्ट. ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से रिलेटेड कैसा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे ही आ रहा है. ओके, सो दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर. सो a बार इक्वल टू लैम्डा b बार, सो देन वी कैन से दैट दे आर पैरेलल. तो अगर कहीं पे हम लोग ने सॉल्व किया और हमको ऐसा वैल्यूज आ रहा है तो डेफिनेटली वेक्टर्स क्या होंगे, दे विल बी पैरेलल. समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? तो इफ आई गेट समथिंग लाइक अ स्केलर मल्टीपल देन डेफिनेटली द वेक्टर्स आर पैरेलल. अगर यहाँ पे ऐसे आया ए बी बार इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ से ए सी बार, ऐसे कुछ आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द वेक्टर्स आर पैरेलल या कोलिनियर. पैरेलल रहा तो स्केलर मल्टीपल रहेगा. So when I am saying a bar equal to lambda b bar, then definitely the vectors are parallel to each other. Okay. तो अगर कुछ ऐसा रहा, suppose I am saying a vector is 2i plus 3j plus 4k. Okay. Suppose ये कोई एक वेक्टर था, b बार था, और दूसरा एक वेक्टर मैंने लिया, सपोज इट इज 4i प्लस 6j प्लस 8k, ऐसा लिया. तो ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर. क्योंकि मैं यहाँ पे से 2 कॉमन लूंगा तो यही सेम वेक्टर सेट होगा. इफ आई राइट 2 कॉमन तो डेफिनेटली दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो स्केलर मल्टीपल होने का मतलब ऐसा होगा. ओके, so being scalar multiple means some number is multiplied to the vector. हाँ, वो 2 का वैल्यू इस केस में क्या रहेगा, लैम्डा रहेगा ऐसे. बट लैम्डा का वैल्यू कोई इंटीग्रल वैल्यू ही होना जरूरी नहीं है. ओके, ऑफ कोर्स इट कैन बी अ फ्रैक्शन आल्सो, इट कैन बी 3/5, इट कैन बी 0.6, ऐसा भी कुछ लिखा हो सकता है. ओके, so it is not compulsory that it has to be written as integral values. It can be integral values, it can be fractions also. ठीक है, it can be irrational numbers also. हाँ, एक रियल नंबर होना चाहिए. पॉजिटिव भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा. तो इवन इफ आई राइट समथिंग लाइक से आई हैव 2i प्लस 3j प्लस 4k, अगर मैंने ऐसे लिखा और मैंने यहाँ पे एक और वेक्टर यहाँ पे लिखा, सपोज इट इज माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k, ऐसे लिखा, तो मैं -2 कॉमन लूंगा तो ऐसे आएगा. स्टिल द वेक्टर्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. एक ऐसा था तो एक ऐसा है, ऐसा, बट दे आर स्टिल पैरेलल. ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है कि उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑपोजिट. तो वेक्टर a bar was या b bar was like this, this was a bar which is -2 times of b bar, ऐसे. तो मैं इसको क्या बोलूँ, तो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो दे विल बी सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी a bar इक्वल टू लैम्डा b bar. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, अगर हम लोग ने एक वेक्टर लिया, सपोज इट इज a b bar. ओके, सपोज a b bar करके एक वेक्टर लिया, इट इज i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसा कुछ. सपोज दिस इज a b bar. ओके, इससे पैरेलल आपको अगर एक वेक्टर बताया, मैंने बोला कि ए सी बार का वैल्यू जो है इट इज से 2i प्लस 4j प्लस 6k, ऐसा कुछ लिखा, तो डेफिनेटली दे आर स्केलर मल्टीपल्स. तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे. दोनों का मीनिंग एक है, बट इस केस में क्या होगा, पैरेलल होगा कि कोलिनियर होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा कि नहीं, आगे नहीं कोलिनियर होगा, क्योंकि यहाँ पे ए कॉमन पॉइंट है. ओके, तो अगर आप एक कॉमन पॉइंट देखते हो सम में,
तो इन दैट केस द वेक्टर्स आर नॉट ओनली पैरेलल बट दे आर मोर देन दैट, दे आर कोलिनियर ऑल्सो। तो अगर आप सोच के देखो मेरे को ए बी बार ड्रॉ करना है, अब ए सी बार ड्रॉ करना है और डायरेक्शन भी सेम ही है, तो मैं थोड़ी ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मुझे तो ऐसे इसके आगे ही एक्सटेंड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो दे आर कोलिनियर क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है उसमें। सो हैविंग अ कॉमन पॉइंट is like having a property of collinearity being satisfied। अगर ऐसे लिखा मैंने ए बी बार इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k और ए सी बार करके लिखा, एम एन बार करके लिखा, इट इज 2i प्लस 4j प्लस 6k, तब हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट कोलिनियर दिस टाइम, ठीक है। तो ये अगर ए बी बार है तो एम एन बार उसका डबल रहेगा, ठीक है, 2 टाइम्स रहेगा। तो दिस इज ए बी बार एंड दिस इज एम एन बार, ऐसा। सो पैरेलल होना और कोलिनियर होना एक ही बात। So vectors which are parallel, okay, they satisfy the same property of collinearity also. But parallel होना और collinear होना property same होता है, but that does not mean कि वो दोनों एक ही बात ही होगा, ऐसा नहीं। So parallel और collinear में कुछ तो फर्क है, तो ये collinear है but ये क्या है, they are parallel, ऐसा, okay। So यहाँ पे they are collinear, यहाँ पे क्या है, they are parallel, समझा ये सबको, ये लिख लो जस्ट। So vectors which lie in the same plane or parallel planes are called coplanar vectors, ऐसे। अगला लिखो आप पे फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स फ्री वेक्टर मतलब, फ्री वेक्टर मतलब हाँ एक तरीके से यस, आपको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता रहेगा बट उसका इनिशियल पॉइंट कोई फिक्स नहीं है, तो आप उसको कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ आई एम कंसिडरिंग अ वेक्टर लाइक दिस, but if it is a free vector, the initial point is not fixed, so I can consider this vector over here also, यहाँ पे भी हो सकता है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होना चाहिए बस, ओके। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ फ्री वेक्टर, ठीक है। तो लिखो आप वेक्टर्स which have a fixed magnitude and direction, vectors which have fixed magnitude and direction, vectors which have fixed मतलब decided है, कुछ तो बोला है उसके बारे में कि ये magnitude ये direction, तो vectors which have some fixed magnitude and direction but not fixed initial point, but not fixed initial point are called free vectors। तो मैग्नीट्यूड पता है आपको, उसका डायरेक्शन पता है आपको, बट उसका इनिशियल पॉइंट नहीं पता, तो आप उसको कंसिडर करने के टाइम पे कहीं पे भी कंसिडर कर सकते। याद है मैंने जब 3 डायमेंशन का एग्जांपल दिया था, करेक्ट। तो 3 डायमेंशन के एग्जांपल में क्या बोला था कि एक ओरिजिन है, स्फीयर है, आपने वहाँ से ऐसे वेक्टर्स को ड्रॉ किया, करेक्ट। तो इफ आई गो टू दैट पेज, देखो आप, तो ये अपना एक्स वाई जेड है, सपोज दिस इज योर एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ये वेक्टर कहाँ पे ड्रॉ किया गया था, सो दिस वेक्टर वाज ड्रॉन लाइक दिस, सपोज ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनाया। अब ये वेक्टर हो सकता है वो यहाँ पे भी कंसिडर किया जा सके, still it is that same vector because they are parallel vectors सेम ही होते हैं, करेक्ट, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो they are actually the same vectors, but यहाँ पे इस बार ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, यहाँ पे हुआ कंसिडर या यहाँ पे हुआ कंसिडर या यहाँ पे किया कंसिडर, ऐसा कुछ भी। सो दे कैन बी कंसिडर्ड एट एनी पॉइंट। तो यू कैन इमेजिन एक वेक्टर यहाँ पे ओरिजिन पे ही होना जरूरी नहीं है, वो कहीं पे भी और स्पेस पे हो सकता है,
डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन दैट वी आर सॉल्विंग। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग वेक्टर को कहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो कहीं पे भी हो सकता है। समझ आ रहा है फ्री वेक्टर मतलब क्या? उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, लेकिन उसका आपको पता है कि मैग्नीट्यूड का कितना है और किस डायरेक्शन का है। अगला लिखा अब क्या है ओके। अगला लिखो लोकलाइज्ड वेक्टर्स है, काफी सारे लिखो आप लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकल मतलब कैसा? लोकलाइज्ड वेक्टर्स, तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली फ्री वेक्टर से थोड़ा हट के है, आपको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो पता ही है, और उसका इनिशियल पॉइंट भी क्या होगा? फिक्स्ड। सो देयरफॉर इट इज लोकलाइज्ड, उसी पॉइंट पे हो सकता है और कहीं पे नहीं। ठीक है, सो लिखो आप वेक्टर्स विच हैव सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन, वेक्टर्स विच हैव सम magnitude and direction given and also the initial point is fixed, and also the initial point is fixed, are called localized vectors. They are called localized vectors. Okay. तो ऑलरेडी मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉपर्टी बताया कि वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो क्या होंगे? दे विल बी स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। करेक्ट। तो वेक्टर्स आर पैरेलल, दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। ओके, अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करके देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ डू वी फाइंड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आप एक नोट करके लिख के रखो वहाँ पे, यूनिट वेक्टर क्या होता है? इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बाद में हम लोग एक बार जब कार्टेशियन 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे तभी इसको और थोड़ा डिटेल में करेंगे कि यूनिट वेक्टर मतलब कैसे करते हैं। इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मतलब एग्जैक्टली क्या डिवाइड हो रहा है। ओके, वहाँ पे उसको एक और बार देखेंगे। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, टू फाइंड अ पर्टिकुलर लेंथ का वेक्टर अगर फाइंड करना है, सो टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ सम पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड, तो वो कैसे फाइंड होगा वगैरह वगैरह। तो वो सब पॉइंट वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी के लिए फिलहाल इतना ही लिख के रखो कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगला जो हमको सीखना है दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? याद है किसी को एडिशन ऑफ वेक्टर्स का क्या रूल था, क्या लॉ था? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ऑफ कोर्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर्स नहीं, इट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, वो तो दूसरा लॉ है, बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स मतलब ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ करके जो था। ठीक है, एक मिनट, तो आप पहले लिख लेता हूँ फिर उसके बाद हम लोग बताओ। सो दिस इज ट्रायंगल लॉ एंड सेकेंड इज द पैरेललोग्राम लॉ। ओके, सो हाँ, ट्रायंगल लॉ। Sir, when two sides of a triangle represent 2 vectors, then the resultant vector will be the third side starting from. Okay.
ये स्टेटमेंट में एक और कुछ बोलना रह गया। इसमें बोला है कि इफ टू वेक्टर्स आर टेकन, इफ टू वेक्टर्स आर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो वेक्टर्स है विच आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन द थर्ड साइड will represent their resultant, that is the addition of vectors। इसमें कुछ बोलना रह गया कैसे? हाँ, अभी एडजेसेंट साइड से रहेंगे ना, अभी ट्राइंगल के लिए कैसे भी करो एडजेसेंट साइड से रहेंगे। हाँ, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वही इसने भी बोला है, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द थर्ड साइड। सोच के देखो, इससे कुछ बोलते समय रह गया क्या? इसने ऐसे बोला कि दो वेक्टर्स है which are forming the sides of the triangle, then the third side will be the resultant vector, ऐसा उसने बोला है। बट ये स्टेटमेंट में इसने कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ कमी है, कुछ रह गया। हाँ, डायरेक्शन के बारे में भी बात करना चाहिए। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन दैट ऑर्डर, then the third side represents the resultant of the two vectors, that is addition of the two। तो in that order का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये अगर a बार था तो यहाँ पे क्या होगा, this will be b बार, ठीक है। तो जहाँ पे a बार रुका वहाँ से b बार जब स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, we will be using this property, so this will be a bar plus b bar। so third side will represent the addition of the two vectors or the resultant of the two vectors, that is a bar plus b bar। समझा ये सब? समझा कि नहीं समझा? खड़ी रहे, खड़ी रहे। क्यों नहीं समझ में आ रहा? सब नहीं देखो तो ध्यान दो, या आप पे तुमको बुखार रहेगा तो फिर एक टैबलेट खा के आ जाते हैं, नहीं तो फिर नहीं आते। तो आप पे फिर लोग बात करते बैठोगे एक्सप्रेशन के टाइम, तो फिर तुम्हारा भी टेम्परेचर हाई, मेरा भी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। बुखार है तो थोड़ा टैबलेट वगैरह लो, आराम करो थोड़ा सा, बैठो आप, ध्यान दे आप। सो यहाँ पे क्या बोला कि दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इन दैट ऑर्डर भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे होता, ये बार है, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे बी बार आ रहा है, तो कैन वी यूज ट्रायंगल लॉ? नहीं, ऑब्वियसली वी कैन नॉट यूज ट्रायंगल लॉ इन दैट केस, करेक्ट। तो बोलने का ना इन दैट ऑर्डर, जैसे हम लोग तभी तूने बोला नहीं मैच हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली क्या बोल रही है? तो वैसे मतलब तूने बोला रिजल्टेंट का हेड और टेल मैच नहीं होगा। इसका हेड का हेड से यहाँ पे इसका हेड स्टार्ट होगा और इसका टेल पे उसका टेल खत्म होगा, ऐसा है, ओके। तो इट इज एक्चुअली द हेड्स एंड टेल्स आर मैचिंग, ऐसा होगा, नॉट मैचिंग। सुनो अभी, तो ये तो हो गया अबाउट ए बार बी बार अगर दिया है विच आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन दैट ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड, ए बार प्लस बी बार। फिर पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ क्या होगा? पैरेललोग्राम लॉ क्या था? हाँ, रेडी रे, बहुत ज्यादा ध्यान है तेरा, रेडी रे। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? तो आप पे उसके लिए बात करके बैठे तुम लोग, आप पे क्या चल रहा है उसका, तो उसके तुम लोग हंस रहे थे थोड़ा देर उसके लिए, देख गिर गया, देख ऐसे हंस रहे उसके ऊपर, फिर उसको उठाओगे, ऐसा है क्या? हाँ, पेन गिर गया, उसमें हंसने वाली क्या बात है? उसको देख के हंस रहे थे, क्या गिर गया था सर, पेन उसका बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, मतलब ये क्या ऑर्डर दिया था क्या? आ रहा है मतलब होटल में बैठी आ रहा है। हाँ, ऐसे ही कुछ तो रहेगा मतलब। तो अगर ये ऐसे रहा तो क्या?
तो पैरेललोग्राम किधर है? पैरेललोग्राम किधर हो मुझे क्या पता, कहीं पे तो रहेगा कंस्ट्रक्शन में। पहली बात तो तुम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि दो ही लॉ क्यों सीख रहे हैं। ट्रायंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ है, बस दो ही लॉ। क्यों ऐसे? हाँ वो सब तो रहना चाहिए बट इतना डिटेल में नहीं। बट ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ क्यों ही है, बस दो ही लॉ क्यों है? ऑब्वियसली रीज़न क्या है, जब मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ ए बार, सिंस वी आर एडिंग टू वेक्टर्स, तो अभी सोच के देखो बी बार कहाँ पे हो सकता है? या तो बी बार यहाँ पे होगा जहाँ पे ए बार खत्म हुआ था, करेक्ट, या तो बी बार यहाँ पे होगा जहाँ पे ए बार खुद स्टार्ट हो रहा है, और कहीं पे बी बार हो सकता है? नहीं, करेक्ट, और कहीं पे बी बार नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाई वी आर हैविंग ओनली टू लॉस। अगर यहाँ पे जहाँ पे ए बार खत्म हो रहा है वहाँ से बी बार स्टार्ट होता है तो ट्रायंगल लॉ, और अगर दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा है, इफ टू वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट देन वी कंप्लीट द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाओ, फिर उसके बाद में डायगोनल आएगा ना। सो यहाँ पे देन वी ड्रॉ द पैरेललोग्राम एंड फिर अभी इसने बोला कि डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर, बट वो भी डिटेल में बोला ना कौन सा डायगोनल, ये डायगोनल उसका रिजल्टेंट है क्या? नहीं, तो ऑब्वियसली द डायगोनल दैट इज formed between the two vectors. So जो डायगोनल है जो दोनों वेक्टर्स के बीच में आ रहा है वो उसका क्या होगा? रिजल्टेंट। So if this is a bar, this is b bar, then this is the vector a bar plus b bar. So the diagonal lying between the two vectors is the resultant a bar plus b bar. आ रही? तो ये तो समझा तुमको ए बार प्लस बी बार क्या होता है यहाँ पे, लेकिन ए बार माइनस बी बार क्या होगा? सोच के देखो, इफ आई वांट टू फाइंड ए बार माइनस बी बार ओवर हियर, इस केस पे अगर मुझे ए बार माइनस बी बार फाइंड करना तो कैसे करें? हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी ये वेक्टर बी बार यहाँ पे जा रहा था, तो आप इसको क्या करो, पीछे एक्सटेंड करो ऐसे, सेम लेंथ में, यही यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया। ओके, सो सेम लेंथ में यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर क्या बन गया? माइनस बी बार बन गया। अब आप इसको ज्वाइन करो, तो ये जो है दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू, सो दैट इज ए बार माइनस बी। समझाइए, वहाँ पे ए बार माइनस बी बार कैसे बने? सर वो एक ए बार माइनस बी बार क्या होगा? कहाँ पे आएगा? ए बार माइनस बी बार कैसे करेंगे? इस बार डायरेक्शन से चेंज सब करने का जरूरत नहीं है, ये जो सेकंड डायगोनल होता है वो उसका ए बार माइनस बी बार। ओके, तो अगर एक डायगोनल ए बार प्लस बी बार है, द सेकंड डायगोनल इज एक्चुअली ए बार माइनस बी बार। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ। ये सब आपको पता होना चाहिए कि दूसरा माइनस वाला वेक्टर कहाँ पे होगा। सो एडिशन क्या है? लाइंग बिटवीन द टू वेक्टर्स। सेकेंड डायगोनल विच इज नॉट बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट इज एक्चुअली द सबट्रैक्शन ए बार माइनस बी बार। ये हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकेंड डायगोनल है वही एक्चुअली क्या है? ए बार माइनस बी बार है। दैट कैन बी वेरीफाइड ऑल्सो। ठीक है, ये इतना ड्रॉ करके रखो। सो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ तुमको स्टेटमेंट में याद रहे या नहीं रहे, बट तुमको इतना पता रहना चाहिए कि अगर वेक्टर जहाँ पे रुका वहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रायंगल लॉ बनेगा, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो पैरेललोग्राम लॉ बनेगा, ऐसे सब। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ है बट वो तो नॉर्मल एडिशन ही हो गया ना कि बैक टू बैक ऐड कर सकते, उस पर इतना डिटेल में कोई एक्सप्लेन नहीं कर। यहाँ पे हम लोग ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ही देखा, तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया हम लोग दो वेक्टर्स का ही बात करें। ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉलीगॉन लॉ आल्सो, बट वो हम लोग इतना देख नहीं रहे उसको डिटेल में। नेक्स्ट जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज अ थियरम।
तो एक थियरम का स्टेटमेंट है, वो लिखो तुम लोग। अब वो सिर्फ स्टेटमेंट ही आपके लिए कर रहे हैं, हम लोग थियरम का प्रूफ तो सबसे लास्ट में करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना, उसको ऐड करना। लिखो आप थियरम 1 करके लिखो। सो देयर आर 4 थियरम करके स्टेटमेंट करके लिखा है चैप्टर में। टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर देयर आर 4 थियरम्स एंड दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आप पे थियरम 1 लिखो। 2 non-zero vectors a bar and b bar, 2 non-zero vectors a bar and b bar are collinear. 2 non-zero vectors a bar and b bar are collinear. ए बार बी बार जब लिख रहे हो तो स्मॉल लेटर्स में लिखना। सो 2 non-zero vectors a bar and b bar are collinear if and only if if and only if there exists scalars m and n. There exists scalars m and n. There exists scalars m and n. M and n such that m and n such that हाँ ये भी m and n such that at least one of them is non-zero. At least one of them is non-zero. And m a bar plus n b bar equal to 0 bar. m a bar plus n b bar equal to 0 bar. ऐसे तो कोलिनियर होने के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। बट अगेन ये थियरम आपको हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए, बट ये प्रॉपर्टी हम लोग शायद सब में कभी यूज नहीं करते। ओके, सो वी आर नेवर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू 0 बार, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए। कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए? स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, करेक्ट। सो दे शुड बी स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। तो जब आपको बताया है एक प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीपल जैसा, तो वो ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। अगर मैं स्केलर मल्टीपल प्रूव करता हूँ और उसके आगे 2 लाइन और लिखता हूँ तो मुझे ये स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जब मेरे को स्केलर मल्टीपल आके कोलिनियर में प्रूव कर चुका हूँ तो मैं और 2 लाइन लिख के क्यों मैं प्रूव करूँ, करेक्ट। सो दिस थियरम इज नेवर गोइंग टू बी यूज्ड इन द सम्स, दैट इज बिकॉज स्केलर मल्टीपल जब कर रहे हैं तो वहाँ पे ही ये प्रूव हो जाता है। तो स्केलर मल्टीपल करके फिर मैं और आगे 2 लाइन लिखूंगा तब मुझे ये प्रॉपर्टी प्रूव होता है। सो वाई शुड आई वेस्ट दैट मच स्टेप्स। तो इसके लिए हम लोग स्केलर मल्टीपल पे ही सम्स निकाल लेंगे हमेशा, ओके। तो ऑलमोस्ट ऑलवेज स्केलर मल्टीपल पे ही सम्स निकल जाएगा। सेकेंड लिखो, थियरम 2 करके लिखो, एम ए बार प्लस एन बी बार, एन आएगा। सेकेंड लिखो, सेकेंड थियरम, let a bar and b bar be 2 non-collinear vectors. Small letters. a bar b bar जब बोल रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स ही रहेगा, सिंगल लेटर्स स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। तो let a bar and b bar be 2 non-collinear vectors. Let a bar and b bar be 2 non-collinear vectors. B2 TWO2 B2 non-collinear vectors. Full stop. A vector r bar, a vector r bar भी small letter में लिखो। A vector r bar is coplanar with a bar and b bar. A vector r bar is coplanar with a bar and b bar. If and only if. A vector r bar is coplanar with a bar and b bar. If and only if there exists unique scalars t1 and t2. If and only if there exists unique scalars t1 and t2.
unique scalars T1 and T2 such that R bar equal to T1 A bar plus T2 B bar. Unique scalars T1 and T2. Unique. अब मेरे को पता नहीं तुम लोगों ने कौन सा इंग्लिश में सीखा था, बट यूनिक का स्पेलिंग ये रहता है। यूनिक तो मतलब हम लोग को ऐसे पढ़ाया था, यूनिक करके ऐसे बोलते हैं और लिखते हैं ऐसे। मेरे को पता नहीं तुमको क्या पढ़ाया था। तो यूनिक स्केलर्स T1 and T2 such that R bar equal to T1 A bar plus T2 B bar. यूनिक तुमको पता रहना चाहिए, यूनिक का स्पेलिंग। यूनिक हो तुम लोग। एक और थियरम है, थियरम 3। एक और थियरम है, थर्ड थियरम जो है, बट उसका स्टेटमेंट अपने लिए इतना फिर से काम का नहीं है। ये जो स्टेटमेंट में लिखा है आप समझो उसमें क्या बोला है कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनार कब होता है। 3 वेक्टर्स कोप्लेनार कब होता है? when we can write them as linear combination of each other. So they should be expressed as linear combination. स्पर्श जब तेरे को पूछा जाए तभी इतना आवाज निकाला कर, ठीक है? जब पूछता है तो मुंह बंद रखता है, उतना ही आवाज क्लास में किया कर, ठीक है? ओके कुछ गड़बड़ है तेरे में, जो लड़का होके भी तेरे से आवाज अलग निकल रहा है। वो सबका कुछ इलाज हो सके तो करा, ठीक है? देखो आप अभी सो R bar equal to T1 A bar plus T2 B bar कोप्लेनार कब होता है? जब वो क्या होंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज मेंट बाय लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एक लीनियर इक्वेशन है, okay, so they are expressed in a linear equation basically. So linear combination ऐसा होगा R bar equal to T1 A bar plus T2 B bar। थर्ड थियरम जो है उसमें वो भी ऐसे ही है, आपको बोला है कि कोप्लेनार होगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई होता है, बट दैट डज नॉट रियली मेक एनी डिफरेंस। तो वहाँ पे कोई खास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। आपको जब कोप्लेनार का सम्स आएगा, अगेन मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, ओके? कराऊंगा ना लास्ट में। अभी जैसे आई थिंक साइन कोसाइन रूल का थियरम क्या रहेगा, क्या था? साइन कोसाइन रूल का थियरम प्रूफ किया था। तो साइन कोसाइन रूल का थियरम कैसे एंड में किया था, वैसे यहाँ पे भी चैप्टर के एंड में थियरम्स करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ स्टेटमेंट्स पढ़ो, जो थियरम्स हाँ ऑफकोर्स आएंगे ना। सुना अबे जो थियरम्स मुझे लग रहा है कि हाँ आपको सम्स के बीच में भी यूज होगा, तो सम्स के पहले उसको कराएंगे। अब ये थियरम्स का आपको सम्स में बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, सो आई एम गोइंग टू टीच अदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अभी कोप्लेनार के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन से कई ज़्यादा इजी रहेगा कि हम लोग एसटीपी में करें उसको, ओके? तो वी वोंट डू coplanar sums based on linear combination. We will be instead using STP, scalar triple product यूज करें। तो जो ज़्यादा इजी वाला मेथड है मैं वही पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए ये थियरम्स हम लोग जस्ट अभी स्टेटमेंट लिख रहे हैं। थियरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आएगा, वो करेंगे हम लोग, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। जो कुछ थियरम्स है जैसे अभी इंटरनल डिवीजन फार्मूला का हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला हो गया, वो सब का प्रूफ हम लोग सम्स के बीच में, मतलब सम्स के पहले ही कर लेंगे, क्योंकि वो सम्स के बीच में आपको पता रहना चाहिए कैसे यूज़ हो रहा है एग्जैक्टली। तो कुछ थियरम्स हम लोग लेक्चर में पहले ही करेंगे, बट कुछ थियरम्स हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर ही करेंगे, मतलब पूरा चैप्टर हो गया उसके बाद, ओके? सो सम थियरम्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। उसमें से ये दो थियरम एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ थियरम ही इंपॉर्टेंट है, सम के बीच में इसका कोई यूज़ नहीं आता, ठीक है? सो अगला जो है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ओके? इतना देर से हम लोग नहीं बंद कराया था भाई, हम लोग क्या, मैंने बोला नहीं था।
सुना भी। So 3-dimensional coordinate system. सुना भी। So basically how do we write the terms in I, J, K? Okay, distance from the x-axis, y-axis, z-axis, coordinate planes वगैरह सब क्या होता है, तो वो सब जो है that is to be discussed in 3-dimensional coordinate system. सुना भी। So 3-dimensional coordinate system मतलब if you draw something like this x, y, z ऐसा, okay, तो ये जो है this is x, this is y, this is z, okay, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और ये क्या है, this is z ऐसा। And if we consider a point in space, तो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट को कंसिडर किया, सपोज दिस पॉइंट इज हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x, y, z, तो यहाँ पे ऐसे इसको ज्वाइन किया, सपोज दिस वाज O, दिस वाज पॉइंट P, यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ध्यान में रखो दिस इज नॉट 2-dimensional इमेज, ट्राई टू इमेजिन इट एज अ 3-dimensional इमेज, ठीक है। तो ये वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे इसका परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ किया, समझ में आ रहा है क्या बोल तेरा पेन वो भी है बट अच्छे से देख लेंगे। देखो आप, तो ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया है ये x है, ये y है, ये z, ये जो 3 लाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको, सो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। ये जो OP बार है वो ऐसा है, ठीक है, तो जो वेक्टर आपको दिख रहा है OP बार जो है ये वेक्टर यहाँ पे जो है, ठीक है, सो दिस वेक्टर इज एक्चुअली कमिंग आउट लाइक दिस, तो दिस इज नॉट अ 2-dimensional फिगर, ट्राई टू इमेजिन इट एज अ 3-dimensional। तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ, वो है जो यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन द XY प्लेन, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर आया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर आया, तो वो है जो यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है, किसका पेन मुंह में मत डाला, ऐसे हाथ लगा देखो आप अभी, तो इस पे x, y, z पे, नाउ दिस इज ड्रॉन पैरेलल टू द z एक्सिस, करेक्ट, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे है दिस वैल्यू विल बी z, ठीक है, ये जो वैल्यू यहाँ पे होगा दैट विल बी z। ये जो लेंथ है यहाँ पे ये क्या होगा, ये क्या होगा, x होगा, तो x एक्सिस को जो पैरेलल है ऑब्वियसली ये क्या होगा, x होगा। ये जो वैल्यू यहाँ पे है ये क्या होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी y, सो दिस इज x, y एंड z दैट वी कैन सी। तो दिस इज हाउ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम लुक्स लाइक। अब इसमें हम लोग, अभी आपको पता है कि अब पॉइंट जो है x, y, z करके लिखा है, तो वी कैन राइट इट इन द वेक्टर फॉर्म और द पोजीशन वेक्टर फॉर्म एज xi प्लस yj प्लस z, करेक्ट, तो x, y, z के फॉर्म में लिखा है तो उसको हम लोग xi प्लस yj प्लस z के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो कैसे हो सकता है, करेक्ट, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो हाउ कैन आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ xi प्लस yj प्लस z। तो यहाँ पे जो i का वैल्यू है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि i का वैल्यू क्या है, i क्या है, i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस, तो ये यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस जो है वो है i का वैल्यू, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या है पता है तुमको, इसका वैल्यू है 100, करेक्ट। आई कैप का वैल्यू एक्चुअली क्या होगा, दैट विल बी 100, करेक्ट, क्योंकि यूनिट भी होना चाहिए और x एक्सिस का ही अकेला है तो y और z का वैल्यू 0 रहेगा, तो 100 जो है दैट इज एक्चुअली आई कैप। j का वैल्यू क्या होगा, j कैप विल बी 010, k कैप विल बी, सो दैट विल बी 001, ऐसे।
सो अभी आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्स बार को हम लोग मतलब एक्स वाई जेड को हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैसे लिख सकते हैं। तो अगर मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड करके लिया तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट एज एक्स कॉमा जीरो प्लस जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो प्लस जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। ऐसा लिखा तो गलत है, ऑब्वियसली वही चीज़ लिखा है बट हम लोग ने इसको ब्रेक करके अलग अलग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसे कंसिडर किया प्लेन का लिखा, ठीक है। तो इट इज x कॉमा जीरो जीरो बाई जीरो 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 जेड ऐसे लिखा। तो इसमें से अगर हम लोग ने x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 0 0, यहाँ पे y कॉमन लिया 0 1 0, z कॉमन लिया 0 0 1, बराबर। ये देखो ये 1 0 0 क्या था? आई कैप। तो ये क्या हो गया? दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसके लिए जब भी आपको ऐसे पॉइंट फॉर्म में दिया जाता है आप उसको आई जे के फॉर्म में लिख सकते हो। दैट इज द रीजन। ये बात क्लियर है सबको? ओके, ये बात क्लियर है सबको? अभी अगला जो है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द प्लेन्स, ठीक है। तो वहाँ पे नेक्स्ट जो आपको आप पता होना चाहिए दैट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, ओके। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन। देखो यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन था तो पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना है? z, करेक्ट। तो दैट विल बी इक्वल टू द z कोऑर्डिनेट, ओके। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन विल बी द z कोऑर्डिनेट। ऑब्वियसली डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई जेड प्लेन ये क्या होगा? x कोऑर्डिनेट होगा उसका। फिर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स जेड प्लेन वो क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा। अभी एक्सिस का देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट का डिस्टेंस मुझे एक्स एक्सिस से ढूंढना है, करेक्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड इज एक्चुअली दिस वैल्यू ओवर हियर, ये जो है ऐसा, ओके। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आ रहा है ये फाइंड करना। उसमें मुझे पता है कि ये y है ये z है, तो क्या मैं ये ढूंढ सकता हूँ? कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सो दिस विल बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट उसका रूट भी निकालेंगे तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दैट विल बी रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे। सेम वे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस क्या होगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड यहाँ पे एक्स एक्स जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के लिए क्या होगा? दैट विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। समझा ये सबको? डाउट है किसी को? तो ये सब जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ है। अभी भी क्या करना बाकी है? इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वगैरह लिखना बाकी है, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर वो सब थोड़ा बहुत और लिखना बाकी है, बट पहले इतना लिखो उसके बाद में देखते हैं तो थोड़ा और पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड है। तो ये तो हो गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और प्लेन्स वगैरह का क्या है, ओके। सो नेक्स्ट जो है हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड मतलब बेसिकली क्या होता है? दैट इज द लेंथ, करेक्ट। मैंने क्या बताया था? मैग्नीट्यूड क्या होता है? दैट इज द लेंथ। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी बार फाइंड कर रहा हूँ, तो अगर हम लोग ये मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ओपी बार का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करें, ओके, तो मतलब उसका लेंथ फाइंड करें, तो लेंथ फाइंड करेंगे दैट इज बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, करेक्ट। तो आप पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओपी बार, दिस इज 0 0 0, दिस इज एक्स वाई जेड। तो ये जो वेक्टर ओपी बार होगा दैट विल बी एक्स वाई जेड, बट मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, करेक्ट। तो ओपी बार का वैल्यू होगा
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ऐसा होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यू कैन डायरेक्टली अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ओवर इट। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? एक्स माइनस जीरो द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो द होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो द होल स्क्वायर ऐसा होगा। सो बेसिकली इट इज रूट ऑफ x square plus y square plus z square. So this is how we find the magnitude of any vector. कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा? उसका फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर आपको कोई वेक्टर दिया है, आपको बोला है कि द वेक्टर इज सपोज से 2i प्लस 3j प्लस 4k ऐसा कुछ लिखा, ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसा है। सो 4 प्लस 9 प्लस 16 होगा, रूट ऑफ 29 है ऐसा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हो? तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या है? दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट इज टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ सम पर्टिकुलर लेंथ अलोंग द गिवन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, कुछ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा, सपोज इट इज लैम्डा। सो टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा अलोंग ए बार, okay, to find a vector of magnitude lambda along a bar, we find, तो इसके बताओ क्या फाइंड करना चाहिए? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोला? एक वेक्टर दिया आपको ए बार, ओके, एक वेक्टर आपको दिया है ए बार के ही डायरेक्शन में। सपोज आपको बोला कि आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, इट शुड बी ऑफ लेंथ से 7, ठीक है, आपको क्या बोला है? इसी लाइन में आपको एक और वेक्टर फाइंड करना है, मतलब इसी लाइन में आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, बट उसका लेंथ कितना होना चाहिए? दैट शुड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 7, ठीक है, इसी डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो आप उसको कैसे फाइंड करोगे? कोलिनियर है, बट अगर मुझे वो लेंथ 7 लेंथ का वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? ए बार के ही डायरेक्शन में मुझे वेक्टर चाहिए 7 के लेंथ का, तो मुझे क्या करना चाहिए? 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इसको, 7 इंटू ए बार फाइंड करो। सोच के देखो, शुड आई फाइंड 7 इंटू ए बार? इज दिस द आंसर? ए बार दिया था आपको ए बार के ही डायरेक्शन में 7 लेंथ का एक वेक्टर फाइंड करना है, तो आपको उसको 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। डज दैट साउंड करेक्ट? ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ कि नहीं? नहीं? यस? कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, 7 ए बार नहीं लिखना चाहिए? देखो ऐसा लग रहा है 7 ए बार नहीं। बाकी लोग क्या बोल, मतलब सबको लग रहा है कि 7 ए बार लिखना चाहिए? आप बोलोगे नहीं लिखना चाहिए, मतलब तुम लोग ऐसे बोलोगे जो आप लिखो सर हम क्या भाई 7 ए बार लिखे कि नहीं लिखे? ऑब्वियसली 7 ए बार हमको नहीं लिखना चाहिए। क्यों, क्या गलत है इसमें? ए बार का भी तो कुछ लेंथ होगा ना, अगर आपने उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 7 लेंथ का ही वेक्टर मिलेगा, क्या गारंटी? अगर ये ए बार खुद इसका 5 यूनिट का था सपोज, तो जब आप उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तो 35 यूनिट का वेक्टर मिलेगा, करेक्ट? तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड बी एक्चुअली मल्टीप्लाइंग 7 टू द यूनिट वेक्टर। जब आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे और उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 7 लेंथ का वेक्टर मिलेगा, करेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना चाहिए? टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा अलोंग ए बार, वी फाइंड लैम्डा ए कैप, ऐसा। तो लैम्डा तभी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करता है। यूनिट वेक्टर से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? कि यूनिट वेक्टर कितना लेंथ का होता है? 1। अब आप उसको उतना पर्टिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो आपको जो रिक्वायर्ड चाहिए वैसा वेक्टर मिल जाना चाहिए। सो टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा अलोंग ए बार, वी फाइंड लैम्डा इनटू द यूनिट वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। अगर मैंने बोला कि आपको ए बार बी बार
का परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में कुछ पर्टिकुलर लेंथ का वेक्टर चाहिए, तो आप क्या करोगे? वो जो भी नंबर होगा उसके यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि आपको हमेशा यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो पर्टिकुलर लेंथ का वेक्टर बनेगा। समझा रहा क्या बोलूँ? तो कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ का वेक्टर बनाने के लिए यू शुड बी मल्टीप्लाइंग दैट नंबर टू द यूनिट वेक्टर। डाउट? अब ये हाँ अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में कैसे लिख सकते हैं? इफ आई एम राइटिंग सपोज से ओपी बार को ही अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहता हूँ तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग? दिस विल बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन क्या आएगा यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसा। ओके, तो यहाँ पे ओपी बार का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन में क्या आएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। वहाँ पे टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ सम पर्टिकुलर लेंथ अलोंग ए बार वी फाइंड लैम्डा इनटू ए कैप ऐसा। डाउट कोई यहाँ पे? नहीं, सब क्लियर। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा? हाँ, जब हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ए बी बार फाइंड करना, तो ए बी बार कैसे फाइंड करते हैं? इट इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, बी बार माइनस ए। ऐसा क्यों? करेक्ट। तो यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये ओ ए बार था, ये ओ बी बार था, ऐसा कुछ। ओके, so this is suppose say OA bar and this is suppose say OB bar, okay, and this is the vector AB bar। तो AB बार का वैल्यू क्या होना चाहिए? B बार माइनस A बार आना चाहिए। करेक्ट, आपको यही समझाया गया। वेक्टर क्या होता है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल। बट ऐसा क्यों? करेक्ट, तो उसका जस्टिफिकेशन देख लें। सो व्हेन आई एम सेइंग दिस इज OA बार, मतलब ए बार माइनस ओ बार होगा, ए बार माइनस जीरो बार। सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली ए बार, दिस वैल्यू इज एक्चुअली बी बार। ठीक है, तो ये ए बार है, ये बी बार है। ठीक है, ये क्या है? दिस इज ए बार, दिस इज बी बार। अभी देखो यहाँ पे डायरेक्शंस को देखो जरा कैसे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन जहाँ पे ये वेक्टर रुका वहाँ से ये वेक्टर चालू हो रहा है, तो मतलब ये क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ ए बार प्लस ए बी बार इक्वल टू क्या होगा? ओ बी बार, ऐसा। करेक्ट, सो ओ ए बार प्लस ए बी बार विल बी इक्वल टू ओ बी बार। तो ए बी बार इक्वल टू क्या होगा? सो ए बी बार विल बी इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये बी बार था, दूसरा वाला ए बार था, सो ए बी बार क्या हो गया? बी बार माइनस ए बार। करेक्ट, तो बी बार का वैल्यू क्या था? बी बार। ओ ए बार का वैल्यू क्या था? ए बार। सो ये उधर आ गया, माइनस हो गया, सो ए बी बार क्या आ गया? बी बार माइनस ए बार। सो इट इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल ऑलवेज। समझ आ रहा है सबको? ओके, तो ये सब सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, बट ये सब थियरीज जो आपको पता होना चाहिए वो है। हाँ, एक और पॉइंट, जब हम लोग एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, देन द एंटायर प्लेन is divided into how many parts? 4 parts. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, इसके लिए उसका नाम भी वैसा है, क्वाड्रा से रिलेटेड। सो इट इज क्वाड्रेंट। ठीक है, जब हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? द स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। ठीक है, स्पेस कितने पार्ट में डिवाइड होता है? इट इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। कैसा है वो? अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ऐसा एक बॉक्स इमेजिन करके देखो, तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रखा। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड उसका पार्ट ऐसा था, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, इस तरफ सेकंड होगा, इस तरफ थर्ड होगा, इस तरफ फोर्थ होगा, वैसे ही नीचे की तरफ भी होगा जेड के। करेक्ट, तो ये पॉजिटिव जेड के लिए था, नेगेटिव जेड के लिए भी। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन था, ऊपर एक्स का वैल्यूज पॉजिटिव है, नीचे एक्स का जेड का वैल्यूज नेगेटिव है, तो जेड पॉजिटिव जेड। तो फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर नीचे की तरफ भी ऐसे ही 4 होगा, 4 5 6 मतलब 5 6 7 ऐसे। तो ना रही, so there will be totally 8 octants that can be formed in space। समझा सबको? ये 8 ऑक्टेंट कैसा है? डाउट है किसी को 8 ऑक्टेंट कैसा आ रहा है?
ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट है सपोज, ठीक है, एक्स वाई जेड सब पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, या सॉरी एक्स वाई जेड है, तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव। अभी आप इस तरफ देखोगे, करेक्ट, एक्स पॉजिटिव जेड पॉजिटिव बट वाई क्या है, नेगेटिव, करेक्ट, तो ये ऐसा वाला इस तरफ आ गया। तो फर्स्ट यहाँ पे था, फिर सेकंड इस तरफ पीछे, एक इस तरफ आएगा, थर्ड एक इस तरफ आएगा, 4 हो गया ये, 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे की तरफ भी होगा, करेक्ट। तो जो Z पॉजिटिव के लिए था अभी यहाँ पे नीचे भी आएगा Z के लिए, सो 1 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 1 3 यहाँ पर, टोटल 8, ओके, समझाइए। सो द एंटायर स्पेस गेट्स डिवाइडेड इनटू 8 ऑक्टेंट्स, 8 ऑक्टेंट में वो डिवाइड, ठीक है, लिखो ये सब लिखो, चलो फिर उसके बाद में और क्या बाकी है इसमें डिस्कस करना, थियरी तो हो गया शायद, लिखा है पूरा, बातें बंद करो, लिखा है, क्या बैठ के बात करो, सुनो जल्दी लिखो। सुनो अभी, देखो आप, तो ये तो हो गया वेक्टर के बारे में। एक और पॉइंट जो मतलब डिस्कस करना है, ऑल्दो कोलिनियरिटी के लिए आपने सीखा कि वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं वेक्टर्स कोलिनियर, जब वो स्केलर मल्टीपल हो, ठीक है। कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है, दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। तो ध्यान में रखो, कोलिनियर पैरेलल का कहीं पे भी डिस्कशन होगा, यू विल बी ऑलवेज सेइंग दिस दैट दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, वो राइट है। बट अभी क्योंकि हमने उसको एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ सीखा है, तो लेट अस ट्राई टू सी दिस सेम पॉइंट वंस अगेन बट विथ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो आप पे when we have seen that property of scalar multiple, कोलिनियर कब होता है, जब वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर मल्टीपल होता है। बट वही पॉइंट को एक बार फिर से देखते हैं, but with using the coordinate system. So if we have suppose two vectors a bar and b bar, okay, a bar b bar दो वेक्टर्स हैं, लिखो मत, ध्यान लिखने चालू कर देते हैं, बट शांत रहे, ओके। तो a bar इक्वल टू a1 इंटू आई प्लस a2 इंटू जे प्लस a3 इंटू के, ऐसा कुछ है, ये a बार का वैल्यू, और b बार का वैल्यू क्या है, दैट इज b1 इंटू आई प्लस b2 इंटू जे प्लस b3 इंटू के, ऐसा। तो इफ वी हैव टू वेक्टर्स विच आर गिवन टू अस एंड हमको बोला कि ये वेक्टर्स क्या है, दे आर पैरेलल या कोलिनियर, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a बार विल बी इक्वल टू लैम्डा b बार, तो गिवन था सपोज दे आर पैरेलल, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दैट दे आर स्केलर मल्टीपल्स। तो अब ये क्या हो गया, दिस इज a1 इंटू आई प्लस a2 इंटू जे प्लस a3 इंटू के इक्वल टू लैम्डा इंटू b1 इंटू आई प्लस लैम्डा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा इसको भी मल्टीप्लाई होगा, ये सब ऐसे मल्टीप्लाई होकर लिखा। तो ऑब्वियसली अगर ये दो वेक्टर्स इक्वल है, then the corresponding term should also be equal, correct। तो ये a1 का वैल्यू, वो b1 का वैल्यू, ये सब सेम होना चाहिए, लैम्डा b1 का वैल्यू। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, a1 should be equal to लैम्डा b1, a2 will be equal to लैम्डा b2, a3 will be equal to लैम्डा b3। और क्या बोल सकते हैं, therefore a1 upon b1 equal to a2 upon b2 equal to a3 upon b3 equal to क्या आएगा, लैम्डा, ओके। तो वेक्टर्स क्या होंगे, ऐसे फॉर्म में होने चाहिए। सो बेसिकली इफ आई एम सेइंग टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, तो ऑफ कोर्स दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, बट देयर करस्पॉन्डिंग टर्म्स विल बी आल्सो लाइंग इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी satisfy होगा if the vectors are parallel or collinear, corresponding values are in the same ratio, okay। तो बट ये एक ही टाइप का सम के लिए, स्केलर मतलब पैरेलल या कोलिनियर के लिए दो प्रॉपर्टी का क्या काम, करेक्ट। जब अगर हम लोग स्केलर मल्टीपल कर रहे हैं तो ये कभी यूज़ करेंगे,
करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होगा? सो ये जो प्रॉपर्टी है ए बार इक्वल टू लैम्डा बी बार जो है, ओके, दिस इज टू बी यूज्ड व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रूव ए बार इज पैरेलल टू बी बार, ओके। तो अगर हमको सब में प्रूव करके बताना है दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल, देन वी यूज दैट दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। एंड ये जो प्रॉपर्टी है दैट द करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर लाइंग द सेम रेशियो, ये तभी यूज़ करते हैं जब हमको कोई दो वेक्टर्स दिया है विच आर पैरेलल, बट हमको उसमें से कुछ मिसिंग वैल्यू को फाइंड करके बताना है, ठीक है। आपको क्या बताया, वेक्टर्स ऑलरेडी पैरेलल है ऐसा बोला है, तो और उसमें से कुछ मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है, तो आप इसको यूज़ करो, ज़्यादा जल्दी आंसर है। यहाँ पे अगर हमको प्रूव करके बताना है तो आप यूज़ करो ए बार इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा बी बार का प्रॉपर्टी। तो यूजिंग दिस वी कैन प्रूव दैट वेक्टर्स आर पैरेलल। If the vectors are given to be parallel and we have to find some missing term, तो हम लोग इसको यूज़ करें, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है पैरेलल कोलिनियर का, वो जो थियरम में देखा था ma बार प्लस mb बार इक्वल टू 0 बार, बट वो इतना कभी यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी है जो पैरेलल कोलिनियर के लिए यूज़ करते हैं, स्केलर मल्टीपल वाला और करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर लाइंग द सेम रेशियो, ओके। तो ये लिखो ये